नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गहरी दोस्ती का दावा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इसी दोस्ती के कारण बुरी तरह से फंस गए हैं। मोदी तो इधर माय डियर फ्रेंड ट्रंप कहते रह गए और उधर ट्रंप ने भारत की मदद के नाम पर न केवल झूठ बोला बल्कि बड़ी ढिठाई से यह भी कह दिया कि अब हम भारत को पैसे नहीं देंगे। उसे पैसे की क्या जरूरत, भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। ट्रंप का यह बयान 3-4 दिन पहले आया था और अब एक बड़ा खुलासा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने किया है कि ट्रंप जिस मदद का दावा कर रहे थे, असल में वो $21 मिलियन यानी 180 करोड़ रुपए की रकम भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को मिली। और कमाल देखिए कि जिस लोकतंत्र के नाम पर अमेरिका ने बांग्लादेश में ये रकम भेजी, वहां शेख हसीना सरकार को कैसे आंदोलन के जरिए उखाड़ फेंका गया। खैर, बांग्लादेश तो अमेरिकी मदद लेकर फंस ही गया, लेकिन सवाल यह है कि मोदी सब कुछ जानते हुए भी चुप क्यों रहे। पिछले 11 सालों से मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जानते हैं, उन्हीं की सरकार चल रही है, तो जाहिर है कि अमेरिका से आने वाली किसी भी बड़ी या छोटी रकम का सीधा हिसाब किताब जो है वो नरेंद्र मोदी को ही देना होगा। फिर भी इस 180 करोड़ रुपए के सवाल पर बीजेपी ने जानबूझकर देश को गुमराह किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी मदद से चुनावों में खेल करना चाहती थी। हालांकि देश में आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से ही अमेरिकी मदद लेकर आरएसएस ने कांग्रेस की निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा है। यह बड़ा आरोप आज कांग्रेस ने लगाया है, हम नहीं कह रहे हैं। और इसके साथ ही यह भी दावा किया है कांग्रेस ने कि कांग्रेस नेताओं की हत्या की साजिश भी इस मदद के जरिए रची गई। तो देख लीजिए कांग्रेस कितना बड़ा आरोप आरएसएस और बीजेपी पर लगा रही है। आज यूएस एड यानी अमेरिकी जो चंदा है, उस पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिनके जवाब देने की जगह अब विदेश मंत्रालय का सफाया आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सरकार इसकी जांच कर रही है। हमने अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ अमेरिकी गतिविधियों और फंडिंग के बारे में दी गई जानकारी देखी है। ये स्पष्ट रूप से बहुत ही परेशान करने वाली हैं। इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। इस समय सार्वजनिक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, इसीलिए संबंधित अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम बाद में इस पर कोई अपडेट दे पाएंगे। तो सुन लिया दोस्तों आपने, इस तरह की सफाई से भी मोदी सरकार की कमजोरी सामने आती है, क्योंकि अब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा जा रहा है कि एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत के लोकतंत्र को विदेशी फंडिंग से डिगाने की कोशिश हुई है, तो इन एजेंसियों को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं हुई। विदेश से पैसा एफसीआरए के जरिए लाइसेंस, विदेश से पैसा लेना अगर है तो एफसीआर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और वो होने के बाद ही लिया जाता है विदेशी पैसा, विदेशी फंडिंग तभी। और मोदी सरकार ने कई एनजीओ के एफसीआर लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। जिनके पास ये लाइसेंस है उनकी पड़ताल करना आखिर क्या मुश्किल था। और कांग्रेस पर तो बीजेपी लगातार जॉर्ज सोरोस से मदद लेकर गड़बड़ी करने और लोकतंत्र को खराब करने, कमजोर करने का आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती रही है। तो फिर इन आरोपों के कोई सबूत क्यों नहीं दिए गए। जाहिर है कि मोदी सरकार लगातार झूठ बोल रही है और झूठ के दम पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने। देखिए, पवन खेड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन तमाम आरोपों, सवालों को सामने रख दिया जिसके जरिए कांग्रेस अपना बचाव कर पाएगी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़ा हमला कर रही है कांग्रेस पार्टी। सुनिए जरा, और खासकर जो अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। लेकिन पवन खेड़ा को सुनिए। एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी?
कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं, ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में $21 मिलियन आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था। तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? जब हम रोज इनसे हम सवाल पूछते हैं, फिर गोल पोस्ट बदल देते हैं। अब कल एक हमारे कुछ मीडिया के, मैं उनको साथी नहीं कहूंगा, उन्होंने भी एक ग्राफ चलाया। वो है ना, वो हमारा एक पड़ोसी है, नाम हिरेन जोशी है, उसने भेजा। हिरेन जोशी का ग्राफ चल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, कि देखो साहब ये इधर से पैसा इधर गया, इधर गया, उधर गया। अरे साहब, खुद भी कुछ दिमाग लगा लो। सारा दिमाग हिरेन जोशी का ही खर्च करोगे? अपना भी कुछ दिमाग लगा दो। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये $21 मिलियन यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से $21 मिलियन बांग्लादेश में आ गया, हमारे साहब विश्वगुरु बन के ढपली बजा रहे हैं। कुछ पता नहीं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो उसका क्या प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता? भारी प्रभाव भारत पर पड़ता है। अरे अब भारत पर तो पड़ता है, आपके अपने दोस्त अदानी पर भी पड़ता है। फिर भी आपने 21 मिलियन आ गया और आपको पता नहीं चला। सुबह से रात तक आपको नेहरू जी दिखते हैं, सपने में भी अगर सोते हैं तो। सुना सोते भी नहीं हो, सोते जागते नेहरू जी, राहुल गांधी, नेहरू जी, राहुल गांधी। 21 मिलियन पड़ोस में आ गया। सुना है सरकार अस्थिर हो गई, आपके दोस्त की बिजनेस भी चौपट हो गई वहां। यह आपका सूचना तंत्र है, यह आपका इंटेलिजेंस है, यह आपके दोवल साहब हैं, जेम्स बॉन्ड अपने आप को कहते हैं। एक चाणक्य बैठा है सरकार में, एक जेम्स बॉन्ड बैठा है सरकार में। हो क्या रहा है साहब? $21 मिलियन पड़ोस में आ गया। अदानी जी बेचारे बैठे सोच रहे हैं कि न जेम्स बॉन्ड ने कुछ किया, न चाणक्य ने कुछ किया, मेरी तो बिजनेस बांग्लादेश में बंद हो गई। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ अपनी बात रखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा यही नहीं रुके। यूएस एड को लेकर, अमेरिकी चंदे को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें और कही हैं। आइए एक छोटा सा और एक क्लिप दिखाता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मसले को समझना, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से बार बार जिस बात को यहाँ मोदी सरकार के प्रवक्ता, मोदी सरकार के IT सेल के लोग ये तमाम बातें रख रहे हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक विदेशी फंडिंग लेकर कहीं ना कहीं देश की सियासत को और उसमें भी विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। लेकिन ये सीधा सीधा उल्टा है। एक तरफ तो ये पैसा आया ही नहीं, और दूसरी तरफ अगर पैसा आया भी है तो वो कब आया, कैसे आया, किस लिए आया, ये सारी बातें तह में जाने की जरूरत है। उन सब पे हम आएंगे, लेकिन एक वानगी और सुनिए इनकी, पवन खेड़ा की। हम यूएस एड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। देश में कानून है, कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओस भी लेते हैं, इनके एनजीओस भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है। कौन नहीं लेता? लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएस एड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएस एड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। अन्ना हजारे
उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया हमारी सरकार, उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। देखिए ये वीडियो, ये अन्ना हजारे जी घूम रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर। He will also be sharing ideas with Silicon Valley entrepreneurs and speaking at the prestigious Wharton School. अन्ना हजारे को भी सामने ले आई कांग्रेस पार्टी, और ये तमाम बातें आप देख रहे थे कैसे यहां लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश और उस पर प्रहार करते हुए कि आप कांग्रेस के ऊपर अगर वार कर रहे हैं तो कांग्रेस के पास भी बहुत कुछ है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर जारी करने की मांग भी की है। अब देखना होगा दोस्तों कि मोदी इतनी हिम्मत दिखाते हैं या नहीं। तो आज आइए चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका से मदद पर इस बार बुरी फंसी है बीजेपी। वहीं राहुल गांधी रायबरेली दौरे में गए हुए थे, 2 दिनों का दौरा था उनका, और किस तरह बीजेपी को वहां घेर रहे हैं और राजनीति में बिना डरे टिके रहने का मंत्र अपने साथियों को राहुल गांधी दे रहे हैं, ये भी समझेंगे। आइए जरा एक राहुल गांधी की इस बाइट को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। कुछ नहीं होगा, बहुत कॉल आ रही है, कह रहे हैं आपको ये कैसे करना नहीं। अरे ये अच्छा किया है, कॉल आ रही है, इसका मतलब आगे ये इस बात करना तो नहीं है, कुछ नहीं होगा। राजनीति गरीब आदमी साहब साहब इस नंबर से कॉल आया, आपको मैंने नंबर नहीं है। तो ये राहुल गांधी की बात आप सुन रहे थे। राहुल गांधी रायबरेली, और वहां से एक अलग राजनीति, एक अलग सियासत और एक अलग सियासी दिशा तय करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार यूएसएड को लेकर चुनाव में कैसे अमेरिकी चंदे का उपयोग किया गया, इस पर जो कांग्रेस पार्टी को घेरने की बीजेपी कोशिश करती थी, उसका पर्दाफाश आज इंडियन एक्सप्रेस ने किया। और इसके बाद बीजेपी घबराई हुई है, परेशान है, और सरकार का जो बयान आया है वो आपने देख लिया। सरकार के प्रवक्ता, एक बार फिर से ले आइए स्क्रीन पर, सरकार के प्रवक्ता यानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो कहा है ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। सरकार इसकी जांच कर रही है। हमने अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ अमेरिकी गतिविधियों और फंडिंग के बारे में दी गई जानकारी देखी है, स्पष्ट रूप से बहुत ही परेशान करने वाली हैं। इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद जो है अब इंतजार है कि क्या कुछ विदेश मंत्रालय कहता है। विदेश मंत्रालय से कुछ भी सटीक और क्लियर स्पष्ट जवाब नहीं है। ये सारी बातें किस दिशा में ले जाती हैं चर्चा को, देश की सियासत को, वो समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनिल सिन्हा जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं प्रशांत जी, पैसा इंडिया आया नहीं, चला गया बांग्लादेश, और इंडिया में यहां पर 2 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। एक पार्टी के पास सरकार है, सत्ता है, सब कुछ है। दूसरी पार्टी पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर है और उसके प्रमुख नेता को पप्पू घोषित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद राहुल गांधी कह रहे थे, उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं। ये पैसे आए कहां से आखिर, ये सवाल भी पूछा जाएगा। भाई ये पैसे आपके हमारे अगर टैक्स के पैसे हैं तो ये हम लोगों को भी पूछना चाहिए कि ये पैसे हमारे पैसों से किसी और के ऊपर आप क्यों खर्च कर रहे थे, और ये पैसे अगर अमेरिका से आए थे तो ये भी बता दे सरकार। और लेकिन जो पैसे आए ही नहीं उस पर कौन सी राजनीति। प्रशांत जी। देखिए पैसा तो दिखता है और पैसे कोई छिपा नहीं सकता है। अब अगर पॉलिटिकल फंडिंग के लिए पैसा आया था
तो विपक्ष ने कितने पैसे खर्च किए चुनावों में और बीजेपी ने कितने पैसे खर्च किए दिखाई दे रहा। उनकी रैलियां, उनके हेलीकॉप्टर, उनके इंतजाम, उनके प्रचार, वो सब दिख रहा है। लेकिन उसके बाद देखिए, पहली शुरुआत में करता हूं कि जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, रणदीप जायसवाल जी ने, वो कह रहे हैं कि विदेशी हमको जानकारी मिली है। अब अगर वो बताएं कि उनको जानकारी कैसे मिली है, क्या वो ट्रंप के मियामी के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं या उनको वास्तविक जानकारी दी गई है, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। केवल ये किया है कि जो आज खुलासा कर दिया और झूठ खोल दिया, उसको लेकर वो केवल और केवल वो हवा बना रहे हैं और हवा बनी रहे। ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि वो एक पॉलिटिकल बैटल में शामिल हो गए। अब वो ये भी कह रहे हैं कि भारत के आंतरिक मामलों में राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास है, ये उनका बयान आ गया। तो ये हस्तक्षेप कौन कर रहा था, ये भी स्पष्ट करें, कैसे किया गया। आप ये भी कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं तो आपने कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिया। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि अगर मोदी सरकार के दौरान ये पैसा आया, जो कि 2022 में रिलीज हुआ है, बांग्लादेश के लिए भी अगर रिलीज हुआ, 2022 में रिलीज हुआ जी, वो पैसा $21 मिलियन था, जिसमें $13 मिलियन करीब खर्च हो चुका है। तो वो पैसा अगर भारत आया था तो भारत सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विंग है, जो ईडी के तहत जो एक नेटवर्क काम करता है विदेशी फंडिंग को रोकने का, वो है फाटा जिसको कह रहे हैं। तो वो सारे चीजें हैं। तो अगर आपके पास इतना इंटेलिजेंस, आपकी रॉ है, आईबी है, किसी को पता नहीं चला कि बाहर से सैकड़ों करोड़ रुपए आ रहा है भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, आपको पता नहीं चला। और जो पवन खेड़ा ने बात की वो भी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये पैसा बांग्लादेश में भी गया, जो कि अब जो सामने आई ये बात, तो भी आपको उसकी चिंता होनी चाहिए थी। ये बात यहाँ भी कई बार की गई कि बांग्लादेश में इतना बड़ा हो गया तख्ता पलट और भारत की एजेंसियों को पता भी नहीं चला कि वहां किस स्तर की तैयारी हो रही थी। अब मामला क्या है? मामला राजीव जी ये है कि भारत की जो एजेंसियां हैं, जो ये यूएस एड की एजेंसी है, पहली बात है यूएस एड और भारत की पार्टनरशिप रही है। कोरोना के समय भी पैसा आया है उनके यूएस एड के। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कई मौकों पर यूएस एड ने भारत सरकार को पैसा दिया है। ये बातें मीडिया में चल रही कि स्मृति ईरानी उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ तस्वीरें हैं यूएस एड के प्रमुख की, वो सब अपनी जगह। लेकिन जो पैसा आ रहा था वो एक प्रोग्राम के थ्रू आ रहा था। वो प्रोग्राम जो था वो उसमें 2008 के बाद पैसा आया नहीं जो, और वो पैसा बांग्लादेश गया। पैसा बांग्लादेश गया वहां के एक नागरिक प्रोग्राम में, नागरिक प्रोग्राम। ये पैसा आ रहा था कंसोर्टियम ऑफ फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, CEPPS के जरिए। CEPPS के जरिए जो पैसा गया है, जिसका कि अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है अब, वो पैसा बांग्लादेश में गया है। वो नागरिक प्रोजेक्ट में गया है। वहां पे कई सारे प्रोग्राम चल रहे थे, जैसे कि अमार वोट अमार, मेरा वोट मेरा मेरा, माई वोट इज माइन, ये कैंपेन वहां चल रहा था। ये सारी स्टूडेंट लीडर्स को पैसे दिए जा रहे थे प्रोग्राम के तहत। उस प्रोग्राम के तहत जो चीजें हो रही थी उसका खुलासा होता है, उसका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलता है कि कैसे चुनाव के बाद बांग्लादेश में अस्थिरता आई, उनकी प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा,
वो आजकल भारत में रहती हैं, राजनीतिक शरण में हैं। तो भारत को दोनों मसलों पर विफलता है कि या तो आपको अपने देश में पैसा आया तो पता नहीं चला, और बांग्लादेश में भी गया तो आपके कान नहीं खड़े हुए। बांग्लादेश में तो हकीकत रूप में गया $13 मिलियन। $13 मिलियन अगर जा रहा है, 100 करोड़ से ऊपर पैसा जा रहा है, तो आपके कान खड़े होने चाहिए थे कि वहां पे क्यों जा रहा है पैसा अमेरिका के जरिए, क्या अस्थिरता वहां पे आ सकती है जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। रोज आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता होगी तो घुसपैठ आप कहाँ जाएंगे? घुसपैठ यहाँ भारत में होगी। तो ये पूरे झूठ का पर्दाफाश हो गया, और इस पत्रकारिता को भी राजीव जी सलाम करना पड़ेगा कि इस दौर में भी पत्रकारिता का ये हिस्सा अभी मौजूद है जो इतने बड़े झूठ को जो है उसका खुलासा कर दे। आज सब उसने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया एक रिपोर्ट ने, और पूरा जो एक हफ्ते से कैंपेन चल रहा था वो जिसको कहे कि औंधे मुंह गिर गया। और अगले 24 घंटे के अंदर राजीव जी, 24 घंटे के अंदर अगले 2 दिन, या वहां पे अमेरिका में छुट्टियां होंगी अभी 2 दिन की, सोमवार तक यानी हमारे ट्यूसडे तक वहां से आधिकारिक रूप से भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। बिल्कुल। अगर वो गलती हुई है तो गलती मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कि वो हमास के बारे में गलती हो गई थी एलन मस्क से, एलन मस्क ने उसको खुद करेक्ट कर दिया कि मैं गलत था। तो बहुत सारी जो वहां से सच्चाई है वो सच्चाई अब आधिकारिक रूप से भी आ जाएगी। तो जब ये एमईए के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको भी साफ करना चाहिए इनको कहां से कागज मिला है, ये उन्होंने नहीं बताया। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये हमास का मामला हो या और कोई मामला हो, लेकिन अमेरिका में बातें जो हैं वो अगर गलत लगती हैं, गलत साबित होती हैं, तो वहाँ पर उस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ हमसे गलती हो गई। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में क्या ऐसा होगा? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी गलती मानेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और ये हमारे कई साथी सोच रहे होंगे कि ये अमेरिका इंडिया, ये आखिर चर्चा चल क्या रही है। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं कि अभी पिछले 10 दिनों से $21 मिलियन का नाम आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे। $21 मिलियन आज की तारीख में लगभग 180 करोड़ रुपए होते हैं, और 180 करोड़ रुपए की मदद ली भारत ने, और उस समय ली, ये कहा जा रहा था। अमित मालवीय और तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे, जो बीजेपी IT सेल के हेड हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ये सब, और बीजेपी के काफ़ी नेता कार्यकर्ता लगे हुए थे सोशल मीडिया पे कि कांग्रेस पार्टी इस पैसे को लेकर और देश में पॉलिटिकली देश को थोड़ा कहें तो अपने फायदे के लिए इस पैसे को ले रही थी, अगर सीधे शब्दों में समझें। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया, उस खुलासा में साफ साफ है कि यह पैसा हिंदुस्तान आया ही नहीं है, यह पैसा बांग्लादेश गया है। बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना की सरकार चली गई, शेख हसीना को भारत में शरण लेना पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी भारत में उनको रखे हुए हैं, ये आप सब जान रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की जो स्थिति अभी जो है वो अच्छी नहीं है, दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे होते थे पहले। हालांकि संबंध अभी आज की तारीख में नेपाल के साथ भी हमारे बहुत अच्छे नहीं हैं। नेपाल के बारे में भी कभी चर्चा हम करेंगे, और पिछले दिनों और पिछले 2-3 दिनों से नेपाल फिर से चर्चा में है। लेकिन यहाँ मामला जो है $21 मिलियन यानी 180 करोड़ रुपए का है, और इसके साथ साथ आज हमलावर है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास वो सारे प्रमाण हैं, प्रूफ हैं, जो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी पार्टी के नुमाइंदे, बाकी लोग सब मिलकर कांग्रेस को यहाँ डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात यहीं खत्म हो जाती है या यहाँ से सियासत शुरू होती है? ये सब समझेंगे। हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी, जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि कैसे देखते हैं आप इस मसले को और यहाँ से देश की अंदरूनी सियासत को? धन्यवाद राजीव जी। सवाल है कि ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी इस तरह के बयान दे सकते हैं। लेकिन अब सब अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान क्या था कि बाइडेन सरकार इतने रुपए भारत सरकार को दी कि वह
किसी और को सत्ता में ला दे। मतलब एक अद्भुत तरह का बयान है। एक 22 का एक आपने कहा 180 करोड़ रुपए जी 180 करोड़ रुपए से वो सरकार बदल देने की बात कर रहा था, बाइडेन सरकार कर रही थी, और इतनी खुफिया जानकारी ट्रम्प साहब को थी जो आते ही सत्ता में उनको मिल गई। और इस बयान के बाद बिना उन तथ्यों को जांचे भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसके नेता लोग तरह तरह के बयान देने लगे। क्या हुआ, कैसे हुआ। वो जो सहायता की बात कही गई कि वो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिया गया था, कितना मतदान का प्रतिशत बढ़ा और कितना नहीं बढ़ा तो अलग का सवाल है। अब तथ्य आ गए कि वो पैसा तो हिंदुस्तान आया ही नहीं। अगर आप इस तरह के बयानों से विपक्षी दलों जो जिसमें अगर ये पैसा आया हिंदुस्तान में, अव्वल तो आया नहीं, अगर आया होता और सरकार चुप थी तो और भी गंभीर सवाल थे ये कि आखिर बीजेपी की सरकार कर क्या रही थी। लेकिन जब ये तथ्य खुल करके सामने आ गए कि यह पूरा का पूरा पैसा बांग्लादेश गया और बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति क्या बनी है वो सबके सामने है। एक चुनी हुई सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया और ये पूरा हिंसा का वातावरण बना हुआ है वहां पर। अगर आप इस तरह की आधारहीन बातों पर विपक्षी दलों के ऊपर आरोप लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी क्रेडिबिलिटी खोते चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से अमेरिकी सरकार के ट्रंप सरकार के बयान के आने के बाद कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और आधारहीन तरीके से, वह एकदम पूरा का पूरा खोखला साबित हुआ। भारतीय जनता कांग्रेस हमेशा से कहती रही कि ऐसा कुछ कोई भी डील नहीं थी, कोई भी पैसा नहीं लिया गया। यूएस एड का पैसा तो केवल उसको एड नहीं कहते, कुछ और भी कहते हैं, एड या क्या नाम है उसका, जिससे एड मतलब एड सहायता का शब्द नहीं है, कुछ एक और नाम है उसमें, कुछ एक गलत संज्ञा दी जाती है उसकी। तो आप उसका तो प्रयोग दुनिया के तमाम देशों में हुआ है। इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एग्जैक्टली, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अब उस पैसे उस पैसे से मतलब अगर आप यह राजनीति करने का प्रयास करेंगे वो भी आधारहीन तथ्यों के आधार पर, तो निश्चित रूप से है कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने एक ऐसा अवसर आपने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को दे दिया कि वह सरकार के ऊपर हमलावर रहेगी, और जिस कांग्रेस के जो वक्तव्य भी आ रहे हैं उसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी ये भी कहने की स्थिति में नहीं रह गई कि नहीं वो पैसा आया ही था। अगर वो पैसा आया तो नई सरकार के दिन, नई सरकार 2014 के बाद जो सरकार बनी उसके कार्यकाल में आया, उसको विवरण देना चाहिए। लेकिन जब वो पैसा आया ही नहीं, उस बिना आए हुए पैसे को लेकर के भारत सरकार जो तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उन्होंने भी कहा कि इस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ था यूएस के साथ और किसी पैसे की जानकारी उनको नहीं है। तो क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जानकारी के बगैर कोई ऐसा पैसा आ सकता है जिसका उपयोग चुनाव के कार्यों में किया गया हो? तो एक ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है जो कहीं से भी तथ्यपरक नहीं है, और एक ऐसी बात कही गई है जो भारतीय संप्रभुता को चुनौती देती हुई नजर आती है, जो सत्तारूढ़ दल उसमें खुद शामिल है। अगर चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कोई देश कर रहा था, और तो यह क्या भारत देश के संप्रभुता को प्रभावित करने की कोशिश नहीं थी। लेकिन अब मुद्दा क्या है, इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी केवल इसीलिए करती है जब वह उसके तमाम असफलताएं सामने आती हैं तो इस तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। आज स्थिति यह है कि मोदी जी की सरकार जो एक अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहती रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक कहते रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और ये जो दो घटनाएं हुई जो पूरी तरह से भारतीय नागरिकों के लिए अपमान के सबब थे,
जिसमें हथकड़ियों, बेड़ियों और जंजीरों में लपेट बांध करके उनको स्वदेश भेजा गया, और इस पर कोई भी भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिवाद नहीं हो। इतने बड़े मसले पर घिरी हुई सरकार इस पूरे के पूरे मसले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक नए इस बयान को लेकर के एक वातावरण बनाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये अब जब नए तथ्य सामने आ गए तो पूरा का पूरा मामला ही बेनकाब हो गया। अब यूएस सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है। उससे कितनी तथ्यात्मक गलतियां हुई, नहीं हुई, जो बात कही गई थी उसके तथ्य क्या थे, और न भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। जो जिस एजेंसी के हवाले से पैसा लेने की बात की गई थी, प्रशांत जी ने उसका पूरे वेबसाइट के माध्यम से पूरे डिटेल दिया कि किसको पैसा दिया गया। बिना तथ्यों को जाने आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं जी? वो भी अपने देश के चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कोशिशों के क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। उस दौरान जो चुनाव हुए होंगे उसमें इस तरह के आरोपों के ऊपर कितने तरह के संदेह पैदा होंगे। उसमें भी संदेह पैदा होगा कि 2014 में जो सरकार बनी उस सरकार को बनने और बिगड़ने में या उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए अमेरिकी पैसा का प्रयोग किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिना जांचे, बिना समझे अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपको कोई राजनीतिक लाभ मिलना नहीं है, बल्कि आप देश की प्रतिष्ठा को आप प्रभावित करते हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि इन दिनों ट्रंप सरकार के द्वारा जो भारत के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, चाहे वो टैरिफ लगाने का सवाल हो और चाहे गैर कानूनी तरीके से वहां रह रहे भारतीयों को वापस भेजने के मुद्दे पर जो एक अपमानजनक तरीका अपनाया ट्रंप सरकार ने, और उस पर कोई भारत सरकार की ओर से प्रतिवाद नहीं दाखिल किया गया, इस कारण से इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं इस कारण से। और ये अमेरिका का मामला या सिर्फ कहें तो बहुत ही आसानी से इस मामले को आप नकार नहीं सकते। ये एक ऐसा मामला है जिसकी चर्चा देश के अंदर होगी। विदेश मंत्रालय ने तो पल्ला झाड़ लिया। विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं, आंतरिक मामले में हम विदेशी लोगों को, विदेशी एजेंसियों को हम हस्तक्षेप करने नहीं देंगे। लेकिन क्या मामला यहीं ख़त्म हो जाता है? जब इंटरनली आप आते हैं तो आप अपने विपक्षी दल को, विरोधी दल पर सीधा वार करते हैं, पलटवार करते हैं। आखिर कहाँ तक कितना जायज़ है? एक तरफ अमेरिका की बात, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है। इन सब पे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ धनंजय जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और अनिल सिन्हा जी, आपके पास आना चाहता हूँ। अनिल जी, ज़रा एक छोटा कमेंट इस पर आपसे, और इसके अलावा देश के अंदर जो चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। राहुल गांधी 2 दिन रायबरेली में थे। एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जाता है, अपनी बात करता है, लेकिन राहुल गांधी का रायबरेली जाना, उसके बाद हंगामा मच गया है। मायावती जी ने कल एक नहीं बल्कि 3 ट्वीट किए। उसके बाद आज मायावती जी की तरफ से उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता रहे सुधींद्र भदौरिया साहब का जो बयान आया है वो बहुत मज़ेदार है। उनका कहना है कि जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई उस समय भी मायावती जी ने फ़ोन करके पूछा कि कब आना है। खड़गे साहब से पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बार भी पूछा, जब दूसरी बैठक हुई तब भी जवाब नहीं मिला। हम तो इंडिया गठबंधन में आना चाहते थे। चर्चा करेंगे इस पे भी, लेकिन उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मायावती जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो फ़ोन उन्होंने बात की थी खड़गे साहब से। अब खड़गे साहब और मायावती ये दोनों बताएंगे कितनी सच्चाई है। भदौरिया साहब ने तो कह दिया, लेकिन अमेरिका के नाम पर, ये माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर जो राजनीति यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप साहब ने मोदी साहब को फंसा दिया है। इसलिए क्योंकि ब्रिक्स के बारे में भी एक ट्रंप साहब ने बयान दे दिया है कि ब्रिक्स खत्म हो चुका है। ब्रिक्स के बारे में उस समय ये बयान दे रहे थे जिस वक्त नरेंद्र मोदी उनके बगल में खड़े थे। टैरिफ के बारे में वो उस समय बयान दे रहे थे जब नरेंद्र मोदी वहीं थे।
और उसके अलावा नरेंद्र मोदी से जब ये पूछा जा रहा है कि आप अपने भारतीय जो यहाँ पे हैं जिनको अवैध घोषित कर दिया अमेरिका ने, उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो वो बड़ा लेक्चर देने लगे नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको याद होगा। तो क्या आपको लगता है माय फ्रेंड ट्रंप ने फंसा नहीं दिया है? ये इससे पता चलता है। पहले तो एक तो इसकी जो मतलब ये जो किस्सा चला है, पैसे वाला जो किस्सा है उसको देखना चाहिए। इंडियन मीडिया और जो आईटी सेल का तो छोड़ दीजिए, वो तो है ही उनका प्रोपेगेंडिस्ट, लेकिन इंडियन मीडिया को देखिए। ये इलेक्शन कमीशन को वोटर टर्नआउट के लिए चुनाव पैसा आया, कुरैशी ने मना कर दिया कि ऐसा कोई पैसा नहीं आया। उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन से एक बार मीडिया से को बताना नहीं चाहिए था कि कोई पैसा आया या नहीं आया? वो जो इन्वॉल्व इंस्टीट्यूशन है उसकी जिम्मेदारी थी, और दूसरा कि मीडिया वाले को एक बार पूछना नहीं चाहिए था। तमाम स्टोरीज आ गई, लेकिन किसी ने इलेक्शन कमीशन से पूछा ही नहीं कि आपके पास इसका क्या इसकी क्या जानकारी है कि वोटर टर्नआउट के लिए कोई पैसा, क्योंकि जो वोटर टर्नआउट का काम जो है वो तो ऑलरेडी ये करता है, मतलब उनका प्राइम कैंपेन है कि कैसे वोटर को लाना है, और वो उनका कैंपेन चलता रहता है और पूरे सालों साल से चल रहा है। तो उनसे पूछना चाहिए था ना। एक मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरह से मतलब पैसा ले आया नहीं आया कुछ भी, ये अलग बात है, लेकिन जो वोटर टर्नआउट का पैसा कहीं खर्च हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन से क्या मीडिया को पूछना नहीं चाहिए था? इलेक्शन कमीशन को क्या खुद से आकर बताना नहीं चाहिए था कि भाई पैसा आया था या नहीं आया था? कुरैशी ने बोल दिया कि कोई पैसा नहीं आया था। एक तो ये हमको लग रहा है कि मेरी समझ में नहीं आया कि कौन तरह की स्टोरी, जबकि 5 दिन से खूब स्टोरी देख रहा हूँ और उसमें ये भी डिटेल्स देख रहा हूँ कि यूएस एड ने हिंदुस्तान में कितने पैसे दिए ये हेल्थ स्कीम्स, मतलब जो हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं, और उसमें किसी ने कहा कि इवन 64% जो उनका अमाउंट है उसमें खर्च हुआ। ये सब कई तरह की स्टोरी आई है और सबको पता है, वो बाकायदा वीडियो भी मौजूद है व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूएस एड ने कोविड के समय में किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के जो बाकी वैक्सीनेशन सारे काम के लिए किस तरह से पैसे दिए थे, वो सब के डोमेन में है। दूसरा है कि वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन ये यूएस एड का काम है, सरकार गिराने वाली बात एक अलग है, लेकिन 50 कंट्रीज जो है वो WHO ने रिकॉर्ड पर अभी कहा कि 50 कंट्रीज में जो हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं वो इससे प्रभावित हुआ है ये डिसीजन से, क्योंकि वो क्रूशियल प्रोग्राम है HIV के लिए, ये है बहुत अफ्रीका और ऐसे देशों में। तो ये अमेरिकी जो प्रशासन है या अमेरिका का जो इंटरनल फाइट है उसको इंडिया में खेला जा रहा है, और हम ऐसे हैं, मतलब हमको कौन सा शब्द यूज करिए कि जब पता चला किसी भी को कि हिंदुस्तान में अगर ये पैसा आया है वोटरों को प्रभावित करने के लिए, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सीरियसली आके बताने की कि भाई ये जो है पैसा हम इसकी जांच कर रहे हैं या इतनी जानकारी हमारे पास है। और ये पैसा कांग्रेस को आरोप लगाते, आप अगर उसमें कांग्रेस है तो बाद में आरोप लगाते, लेकिन ये क्या है, देश के लिए कितना खतरनाक है, जो कि कहा खुद जायसवाल ने प्रवक्ता ने कि ये जो है गंभीर चिंता के विषय है। तो जब चिंता थी तो ये चिंता जब आई, इंडियन एक्सप्रेस ने ये खुलासा कर दिया कि ये चिंता हमारी नहीं बांग्लादेश की चिंता थी, और बांग्लादेश के लिए की चिंता होने की वजह से हमारी भी चिंता थी। ये सही है क्योंकि बगल के मुल्क में ऐसा हो रहा है और हमको पता भी नहीं है। तो ये जो डोभाल और ये जो इतने जो सुपर हीरोज हैं वो क्या कर रहे थे? तो ये सारा ये तो इसमें मुद्दा हमको लग रहा है कि एज ए स्टेट हम लोग एक जो राहुल गांधी ने सही कहा कि फेल हो रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि फेल्ड स्टेट की ओर हम बढ़ रहे हैं। कि मणिपुर में आपका हथियार लूट करके ले जाता है, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं है कि आप एक सरकार वहां बना दे सकते हैं, और एक बॉर्डर स्टेट है उसमें ये हालत है। और दूसरा आप देख लीजिए कि आरोप ही सही, लेकिन अगर ये आरोप लग रहा है कि पैसे बाहर से आए और देश को में अस्थिरता पैदा करने के लिए, तो कितना गंभीर विषय है। एक फेल्ड स्टेट की ओर ये मोदी सरकार आपको ले जा रही है, और सिर्फ ये कांग्रेस और नेहरू के चक्कर में। दूसरा जो सवाल आपने जो कहा, ये जो
मतलब नेशनल सिचुएशन के बारे में, इंडिया गठबंधन के मुतालिक, उसमें अब देखिए कि ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। भदौरिया साहब के बारे में जो व्यक्तिगत तौर पर मेरी समझ है उसके हिसाब से बहुत ही सीरियस आदमी है और बहुत ही कमिटेड है। लंबे समय से वो उनके प्रवक्ता रहे हैं और इसीलिए अगर उन्होंने कहा है, अगर ये दावा किया है तो इसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए। और अगर ये सच है तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो नया इक्वेशन जो बनने का जब, लेकिन ये है कि एक गाना था कि सब कुछ लुटाकर होश में आए, तो क्या है वो जो तलत महमूद का बहुत फेमस गीत है। तो ये जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी खत्म हो गया, उसके मतलब वहाँ हार गए, लोकसभा इलेक्शंस हो गए, सारा पूरा देश भर में तमाशा बना लिया बीएसपी ने उसके बाद। लेकिन अभी भी बीएसपी ने अगर ऐसा कहा है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हैं। क्या बीएसपी की इस मूव को एंडोर्स करेगी समाजवादी पार्टी? क्या वो इसलिए वो कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को जोड़ने के बजाय तोड़ने के लिए कर रही है? क्योंकि इससे ये भी है कि कुछ जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का रिलेशनशिप है कि पिछले कई मतलब समय से, सालों से, वो बहुत ही ये है, मतलब उसको आप नहीं कह सकते कि कोई अच्छा है, तो वो भी है। तो उनका असली इरादा क्या है? लेकिन जो उन्होंने जो बैकग्राउंड उनका अभी तक का रहा है, उससे कोई विश्वसनीयता उनकी बनती नहीं है और अविश्वास ही पैदा होता है। लेकिन ये चेंज इसलिए भ्रम में डालने के लिए भी हो सकता है, ये पक्का मतलब सब लोग समझ रहे हैं कि जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी, ये में क्या कहते हैं दलितों के बीच में, वो धीरे धीरे खिसक रही है। उसकी चिंता जरूर है, लेकिन ये मूव उनका क्या है, इस पर हमको लग रहा है कि थोड़ा वक्त लेना चाहिए समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, थोड़ा वक्त लेना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी उधर रायबरेली में और उसके बाद घमासान उधर उत्तर प्रदेश में, और मायावती पर दिए गए बयान से भी, और उसको आज उसका एक्सटेंशन हम लोगों ने देखा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा यहाँ अमेरिका की भी, अमेरिका से फंडिंग और उस फंडिंग को लेकर आखिर क्यों घेर रही थी बीजेपी कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी का काम जो है वो इंडियन एक्सप्रेस ने आज आसान कर दिया कहें तो, क्योंकि जो इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है, उस खुलासे के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जरा एक बार फिर पहली बाइट जो सुना रहे थे उसको हम लेके आना चाहते हैं आपके पास, और फिर धनंजय जी के पास आते हैं, और अमलेंदु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा सुनाते हैं आप लोगों को फिर से कि पवन खेड़ा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण, और इससे समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते लगाते कैसे बीजेपी घिर गई है। सुनिए जरा। एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं, ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में $21 मिलियन आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था, तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? जब हम रोज इनसे हम सवाल पूछते हैं, फिर गोल पोस्ट बदल देते हैं। अब कल एक हमारे कुछ मीडिया के, मैं उनको साथी नहीं कहूंगा, उन्होंने भी एक ग्राफ चलाया। वो है ना, वो हमारा एक पड़ोसी है, नाम हिरेन जोशी है, उसने भेजा। हिरेन जोशी का ग्राफ चल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट कि देखो साहब, ये इधर से पैसा इधर गया, इधर गया, उधर गया। अरे साहब, खुद भी कुछ दिमाग लगा लो। सारा दिमाग हिरेन जोशी का ही खर्च करोगे? अपना भी कुछ दिमाग लगा दो। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा
बांग्लादेश गया, ये 21 मिलियन डॉलर यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर बांग्लादेश में आ गया, हमारे साहब विश्वगुरु बन के ढपली बजा रहे, कुछ पता नहीं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो उसका क्या प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता? भारी प्रभाव भारत पर पड़ता है। अरे भारत पर तो पड़ता है, आपके अपने दोस्त अदानी पर भी पड़ता है। फिर भी आपने 21 मिलियन आ गया और आपको पता नहीं चला। सुबह से रात तक आपको नेहरू जी दिखते हैं, सपने में भी अगर सोते हैं तो, सुना सोते भी नहीं हो। सोते जागते नेहरू जी, राहुल गांधी, नेहरू जी, राहुल गांधी। 21 मिलियन पड़ोस में आ गया। सुना है सरकार अस्थिर हो गई, आपके दोस्त की बिजनेस भी चौपट हो गई वहां। यह आपका सूचना तंत्र है, यह आपका इंटेलिजेंस है, यह आपके दोवल साहब हैं, जेम्स बॉन्ड अपने आप को कहते हैं। एक चाणक्य बैठा है सरकार में, एक जेम्स बॉन्ड बैठा है सरकार में। हो क्या रहा है साहब? 21 मिलियन डॉलर पड़ोस में आ गया। अदानी जी बेचारे बैठे सोच रहे हैं कि न जेम्स बॉन्ड ने कुछ किया, न चाणक्य ने कुछ किया, मेरी तो बिजनेस बांग्लादेश में बंद हो गई। बिल्कुल आप सही सुन रहे थे। यहाँ पर साफ साफ कह रहे थे पवन खेड़ा जो बातें, और इसके बाद आज कांग्रेस अपर हैंड पे है, और लेकिन परेशान बीजेपी, और बीजेपी अब यहाँ से आगे कुछ और रणनीतियाँ ज़रूर बना रही होगी। लेकिन क्या अमेरिका अगर कह देता है कि हाँ सचमुच हमसे गलती हो गई, ये पैसे इंडिया को नहीं 21 मिलियन डॉलर बल्कि ये बांग्लादेश को गए हैं, उसके बाद मोदी सरकार क्या करेगी, ये इसका इंतजार रहेगा, जो प्रशांत टंडन जी पहले बता चुके हैं। धनंजय जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि यहां पर जब अमेरिका से और भारत और उसके बाद भी पिछली सरकार एनडीए नहीं बल्कि यूपीए की सरकार की बात करके लगातार जो गांधी जी की बात, नेहरू जी की खासकर बात जो अभी कर रहे थे पवन खेड़ा, कि आप पिछली सरकारों की बात करते हैं, नेहरू तक चले जाते हैं, ये कब तक ये राजनीति चलती रहेगी देश में? क्या अभी भी यही चलता रहेगा? एक बड़ा सवाल है। बार बार लोग कहते हैं धनंजय जी कि आप जब भी यहाँ की बात कीजिए आप पीछे चले जाते हैं। आज़ादी के बाद अब तक 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, अब तो आप और भी बहुत कुछ कहने लगे हैं। अब कहने लगे हैं कि 2024 में ही देश आज़ाद हुआ पूर्ण रूप से, अभी तक आज़ादी नहीं थी। खुले तौर पे अगर ऐसी बातें करेंगे तो फिर देश के विकास की बात और विकसित भारत की बात फिर कहना ही बेमानी है ना। अनम्यूट करिए, उल्टा कीजिए, उल्टा। जी मेरी आवाज आ रही है अब? जी अब आ रही है जी, बिल्कुल। आज सही है। अच्छा आज सही है। आज सही है जी। जो देखिए ये कांग्रेस के अपर हैंड और बाकी बातें नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये देश को जो है ये नीचे गिराने वाला है। अब इसके पीछे क्या डील हुई है ये तो नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं कि ट्रंप ने झूठ क्यों बोला। फिर अब बात आती है कि समझिए वो झूठ बोला या सच बोला वो सेकेंडरी है। भारत एक संप्रभु देश है। भारत का पूरा तंत्र जो है मोदी जी के पास, जो डोभाल जी का जिक्र कर रहे थे, चाणक्य जी का जिक्र कर रहे थे पवन खेड़ा, उसके अलावा पूरा तंत्र है ना देश में। रॉ है, सीबीआई है, आरबीआई है, तमाम संस्थान है, इनके ढेर सारे भक्त हैं, गटर मीडिया है, सब है ना। तो आपको क्या बताना था? या तो आप उस झूठ को प्रायोजित कराया आपने कि ट्रंप जी आप ये इतना सा प्लीज मेरा काम कर दीजिए, देखिए मैंने कितना काम कर दिया आपका। आपने हमारे देश में हमारे नागरिकों को भेज दिया रस्सी बांध करके, सीकड़ बांध करके। मैंने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। अडानी जी को भी ले आइएगा अगर आपका मन करेगा तो, लेकिन इतना सा बोल दीजिए चूंकि हमको विपक्ष से बड़ी तनाव है। राहुल गांधी लगातार बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, उसका सच जो है देश को प्रभावित कर रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लगातार नीचे गिर रहे हैं। चुनाव आयोग भी घेरे में आ गया है, हमारी विश्वसनीयता घेरे में है, आरएसएस तो पहले से घेरे में है, कुंभ हो रहा है, भगवान हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं।
तो ये तमाम चीजें जो है ये क्या है? ये तो देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये सीधा सीधा सवाल नरेंद्र मोदी की सरकार पे है और उनकी पूरी व्यवस्था पर है कि आप क्या व्यवस्था चला रहे हैं। निर्मला सीतारमण क्या कर रहे हैं? काहे के वित्त मंत्री है? कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। और यहाँ पे गरीब आदमी कोई बैंक में पैसा जमा करता है, इतना पैसा होगा तो इनकम टैक्स के बाद चला जाता है। तो इनकम टैक्स के बाद काहे के लिए जाता है? बाहर से पैसा आएगा तो हम बाहर से गूगल का हम लोग का थोड़ा बहुत पैसा आता है तो फेमा है, तो फलाना है, तो ढिमकाना है, बैंक है, सब हर बार लिख के देना पड़ता है। तो जानकारी है ना सरकार के पास सब, तो उस जानकारी का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? झूठ फैलाने के लिए। और इस तरीके के झूठ, ये बचकाना झूठ है, जिस झूठ में आज मोदी जी खुद फंसे हैं। लेकिन क्या वो फंसेंगे? अभी मंडपम में जो जाकर के बोल रहे हैं कि किस तरह से लीडर चाहिए हमारे देश को, कैसा लीडर चाहिए? मोदी जी जैसा लीडर चाहिए या नेहरू जी जैसा लीडर चाहिए? ये तो देश को कहना पड़ेगा ना। उन्होंने गोल मटोल बोल दिया। और जो गुजरात की जो संस्था है जो ये कार्यक्रम करवा रही है, वो कौन संस्था है? गुजरात की संस्था है। और वो संस्था जो है वहां मोदी जी बता रहे हैं कि ये सबसे बढ़िया है, SOUL उसका नाम है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ये लीडरशिप तैयार करवा रहे हैं और विवेकानंद जी के हवाले से तैयार करवा रहा है कि विवेकानंद जी ने कहा था कि 100 लीडर अगर देश को मिल जाए तो देश को ऊपर पहुंचा देंगे। ऊपर मतलब तरक्की करा देंगे। तो तरक्की ऐसे होगी झूठ बोल करके। और मैं कहूंगा कि ये जो गटर मीडिया है ये बहुत बड़ा, राहुल गांधी ऐसे ही नहीं बार बार बोलते हैं कि ये मीडिया हमारे दोस्त नहीं है। मीडिया राहुल गांधी के दोस्त नहीं है चलेगा, लेकिन मीडिया देश का दुश्मन है, ये मानना पड़ेगा। ये मीडिया देश का दुश्मन, और ये RSS और बीजेपी मिलकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और वो साजिश ये है, वो आपके उत्तर प्रदेश का एक कोई प्रवक्ता है बीजेपी का, अभी वकील भी है, क्या नाम है, समाजवादी पार्टी में पहले था, मैं भूल गया उसका नाम। वो बोल रहा है राहुल गांधी देशद्रोही है। किस आधार पे बोल रहा हो भाई? और देशद्रोही है तो तुम्हारे पास तो पूरी सरकार है, पूरा तंत्र है, ED CBI फलाना ढिमका सब है, अरेस्ट करो। अरेस्ट करने में क्या देर कर रहे हो? लेकिन अगर जो कांग्रेस ने कहा है, जो आज जो पवन खेड़ा ने जो रूप दिखाया है, ये थोड़ा पहले दिखाने की जरूरत है। क्योंकि सबकी फाइलें तो है ना सबके पास। तो अगर आपके खिलाफ इस तरीके से कोई साजिश रच रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी की चेतना कब जागेगी? मुझे तो सवाल उठाना पड़ रहा है कि जो अन्ना आंदोलन जब हुआ तो भारत सरकार, जो मनमोहन सरकार थी उसके समय, जो गृह मंत्रालय था, वो क्या कर रहा था? उसको खबर नहीं हो रही थी कि अन्ना आंदोलन के पीछे कौन है। उसको खबर नहीं थी कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो आंदोलन किया जा रहा है, कौन फंड कर रहा है, किस तरीके के लोग हैं। आज जो बता रहे हैं पवन खेड़ा, उस समय पता नहीं था। अगर उसी समय उन पर लगाम लगाया गया होता तो क्या ये स्थिति बनती देश की? आज देश का जो हाल है, पूरा शेयर बाजार कोलैप्स कर गया है जी। पूरा SIP जो होता है, SIP में बताया जा रहा है 109% SIP बंद कर दिए गए। क्या है ये? देश की अर्थव्यवस्था कहां ले जा रहे हैं? कल तक तो हल्ला कर रहे थे कि देखिए शेयर बाजार को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। कितने हजार करोड़, कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है आम इन्वेस्टर्स का, जिसका कोई डेटा है सरकार के पास? तो लेकिन एक सवाल है कि दिक्कत यह है दरअसल कि ये जो मीडिया है ना, बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि आम आदमी तक सूचनाएं पहुंचाने का काम यही करता है। और जिस तरह से ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल कर रखा है, इसके विकल्प में जब तक नहीं खड़ा करेंगे पूरे सिस्टम को, और इसको जब तक चिन्हित नहीं करेंगे आप, क्योंकि होता क्या है कि अभी सरकार बदलेगी, पूरा मीडिया बदल जाएगा, फिर गीत गाने लगेगा, चाटुकारिता करने लगेगा। आपको ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा, ऐसे मालिकों को भी पहचानना पड़ेगा जो मीडिया चला रहे हैं। मीडिया को मैं सबसे बड़ा माध्यम मानता हूं। प्रोपेगेंडा जो है RSS का मुख्य एजेंडा है, प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना। और ये झूठ और भ्रम फैलाने का काम कौन कर रहा है? ये मीडिया कर रहा है। सबसे बड़ा विलेन इस देश का जो है गटर मीडिया है। इस पे कैसे अंकुश लगाते हैं ये सोचना पड़ेगा। और बात एक दूसरी ये है कि सच जो है फाइनली सामने आता है, लेकिन आते आते बहुत बहुत वक्त लग जाता है। और अगर ऐसा इंतजार करते रहेंगे कि एक दिन चेतना जागेगी और सच आएगा सामने, तो फिर तो मरना सन हो जाएगी। देश को बचाना होगा और संविधान को बचाना होगा। और राहुल गांधी किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं ये भी देखने की जरूरत है, क्योंकि इनका हमला और तेज होने वाला है। क्योंकि उनको पता है कि अब देश के नागरिक धीरे धीरे उनके खिलाफ हो रहे हैं।
आप जो है कुंभ में जो किया, आप कितना भी आप साधुओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा उसको ट्रोल करा लीजिए कि कुंभ से लोग बड़ा प्रसन्न है, लेकिन लोगों में गुस्सा है। और धर्म का शोषण जो आप कर रहे हैं, जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से देशभक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका पर्दाफाश किए जाने की जरूरत है। और वो कैसे करेगी कांग्रेस, कैसे करेगा विपक्ष, ये सोचने की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ वैलिड पॉइंट है, उस पर भी आएंगे। उससे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ कह रहे थे। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ पे? देखिए 180 करोड़ ऐसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 21 मिलियन डॉलर। बीजेपी के पास तो बहुत पैसे हैं, और बीजेपी के 100 सांसदों को अगर सपोज खरीदना होगा सरकार पलटने के लिए, तो कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 1000 करोड़ तो चाहिए होंगे। बीजेपी के लोग हैं, अगर राहुल गांधी खरीदना चाहें, आप हमारे पांचों साथी बताइएगा कि अगर राहुल गांधी खरीदना चाहें कि बीजेपी के एक एक सांसदों को खरीद लिया जाए, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष खरीदना चाहे, तो क्या 180 करोड़ में 100 सांसद खरीद लिए जाएंगे या 50 सांसद खरीद लिए जाएंगे बीजेपी के? संभव तो नहीं दिखता है। अन्ना हजारे बैठेंगे नहीं फिर से, अगर पैसे इतने ना रहें तो। बाकियों की बात तो छोड़ दीजिए, जबकि जो कुछ नहीं है। तो इसलिए आऊँगा, प्रशांत जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रशांत जी के पास भी आऊँगा, लेकिन अमलेंदु जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आखिर इस छोटी सी रकम के नाम पर इस देश में जैसे गुमराह करते रहे आप हर बात पे, क्या वही गुमराह करने की कोशिश थी जिसका यहाँ पर भंडाफोड़ हो गया है? राजीव जी, एक तो ये जो फैलाया गया, एक तरीके से कहा जाए कि अफवाह जो है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एलन मस्क से मिलकर आए उसके बाद ये फैलाया गया। एलन मस्क ने कहा, उसके बाद फिर ट्रंप ने कह दिया। तो अब ये क्या समीकरण है इसका, ये तो जानना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछा जाना चाहिए कि आपकी एलन मस्क से अकेले में क्या क्या बातचीत हुई थी। क्योंकि राजीव जी, अगर कॉन्स्पिरेसी कुछ हो रही है तो कॉन्स्पिरेसी में ये भी आता है कि एलन मस्क से नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद है। फर्ज कीजिए राजीव जी कि अगर राहुल गांधी की एलन मस्क से बात हुई होती और उसके बाद इस तरीके का एलन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया होता, तब क्या आरोप यहां लग रहे होते? तो अब यही सवाल नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी एलन मस्क से अकेले में क्या क्या बातचीत हुई जब आप उसके परिवार के साथ थे? एक सवाल ये। दूसरा सवाल राजीव जी कि इस सारे प्रकरण में पैसा आया नहीं आया सब तब छोड़ दीजिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि अमेरिका यहां पैसा देता है, इसका मतलब एक चीज तो साफ है कि नरेंद्र मोदी बहुत ही ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री हैं और देश असुरक्षित हाथों में है कि 11 साल से यह पैसा आ रहा था। मोदी जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए मोदी जी हाथ पाथ रखे बैठे थे, और उन 11 सालों में माय डियर फ्रेंड जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी वहां राष्ट्रपति था। तो कैसा आपका माय डियर फ्रेंड था कि जब आप उसके लिए हाउडी मोदी कर रहे थे और आपकी बात ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे, वो यहां पैसा भेज रहा था। तो ये मोदी जी के ट्रंप के साथ संबंधों की भी एक जो है कलई खुल जाती है कि इसका मतलब वडनगर में दोनों साथ साथ जो थे वो मगरमच्छ से नहीं खेलते थे। इसका मतलब तो यही है, क्योंकि बताया तो जाता है कि बचपन में वडनगर में जो थे वो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मच्छ मगर से खेलते थे साथ साथ। तो इसका मतलब ये गलत है, तो ये भी सामने आ गया। दूसरा बात राजीव जी, आज जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हैं, और एक अमेरिकी शोधकर्ता रहे जे करान, और राजीव जी गोलवलकर जिस समय जिंदा थे उस समय जे करान ने शोध लिखा था और ये कहा था कि भारत में जिस तरीके से समाजवादी रास्ते पर भारत बढ़ रहा है और वामपंथियों का नेहरू की सरकार पर प्रभाव है, तो इस प्रभाव को कम करने के लिए आरएसएस को आर्थिक मदद देनी होगी। ये जे करान का शोध है, ये मिल जाएगा सब खजानों में, ये शोध है। तो ये जो आरोप लगाए हैं पवन खेड़ा ने बहुत ज्यादा गंभीर आरोप है राजीव जी, और इसका अगर कोई काट है भारतीय जनता पार्टी के पास, और अगर ये आरोप गलत है तो भारतीय जनता पार्टी मुकदमा करने में तो बहुत माहिर है। चाहे ये भी जाकर के फिर ये भी जाएगा अदालत में उसी तरीके से जैसे राहुल गांधी ने कहा कि भाई सावरकर पे हम जो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बात करेंगे। तो अगर आप करते हैं इस पे कोई मुकदमा तो ये ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ही बात होगी कि क्या क्या जो है किस किसने किताब लिखी, सीआईए के एजेंट ने क्या कहा, ये सारी चीजें फिर अदालती प्रक्रिया में भी आ जाएगी। तो सिर्फ गाल बजाने से नहीं होगा कि साहब ऐसा हुआ और वैसा हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास भी तथ्य हैं तो जाइए अदालत में खींचिए। आप क्यों नहीं खींच रहे हैं?
फिर राजीव जी इस सरकार ने कहा था कि हमने 3.5 लाख शेल कंपनियां बंद कर दी, विदेश से जो पैसा आता था एनजीओ को और उसके जरिए यहाँ स्थिरता फैलाई जाती थी, सबको बंद कर दिया। इसीलिए यहाँ लिबरल जो है बहुत जो है नाराज रहते हैं। तो भाई अगर आपने ये पैसा बंद कर दिया था तो उसके बाद भी पैसा क्यों आ रहा था? ये कहाँ जो था वो रह गया था छेद जहां से पैसा निकल के आ रहा था? आखिर की ये कमजोरी कहां से आई नरेंद्र मोदी सरकार की? तो बहुत सारे सवाल राजीव जी। और फिर जहां तक सवाल राजीव जी ये है कि कितने सांसद खरीदने के लिए कितना रुपया लगेगा, हालांकि मुझे लगता है कि भाजपा के लोग शायद बहुत सस्ते होते होंगे, लेकिन राहुल गांधी को जरूरत क्या पड़ी है कि इनको खरीदा जाए? सही। सवाल तो ये भी है। और जो बिकना था राजीव जी उसे खरीद चुका है राष्ट्र से पहले ही। जिसके लिए सबको खरीदा जाना था उसे तो राष्ट्र से पहले ही खरीद चुका है, जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो बहुत सारे मसले हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो खोज है, अपना जो आईटी सेल का हेड है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि वो फर्जी बातें इतनी लेकर आता है कि वो मतलब 1 घंटे में नहीं टिक पाती है वो सारी बातें। तो नया कोई तेज तर्रार और जिसको संघ की शाखा में बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिला हो सकता है कि अभी जो आईटी हेड है उसको संघ की शाखा में प्रशिक्षण नहीं मिला हो, तो ऐसा संघ लेके आया जाए जिसको संघ की शाखा में अच्छा प्रशिक्षण मिला हो और जो अफवाहें फैलाने में बहुत ज्यादा ताकतवर हो, ऐसा नया आईटी हेड अब लेकर आना चाहिए। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खैर वो बीजेपी जो करना चाहे करे, लेकिन प्रशांत जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये एक छोटी सी रकम से कितनी है, 180 करोड़ रुपए, इस रकम वो भी 90 के हिसाब से आप लगभग वो कीजिए, जोड़िए तो जो अभी डॉलर रुपए का रेट 86 रुपये 87 रुपये है, उस हिसाब से जोड़िए तो, और इतने से कितने लोग खरीदे जाएंगे? और बाइडेन साहब थे उस समय, चलिए थोड़ा ट्रंप साहब से पहले की बात कर लेते हैं। बाइडेन साहब थे। बाइडेन साहब इतने बड़े मूर्ख तो नहीं हैं। अगर मूर्ख रहते तो वो राष्ट्रपति नहीं बनते अमेरिका के। और ये बातें कह के, इसलिए ये बात यहाँ रखना ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए या प्रचार तंत्र के ज़रिए जो बातें मीडिया को लेकर कही जा रही थी, धनंजय जी भी बता रहे थे, तमाम साथी अनिल सिन्हा जी और सुनील जी भी बता रहे थे, तो जो मीडिया है वो किस ढंग से प्रचारित करता है ये हम सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। लेकिन इन सब से अगर लॉजिकली बात की जाए तो कहीं ना कहीं इतना तो साफ समझ में आता है कि ये कहकर, इन बातों को लाकर एक अलग राजनीति करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका में प्रधानमंत्री, दरअसल और सच्चाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर सबसे बड़ी उन्होंने गलती कर दी। बिना बुलाए मेहमान की तरह गए, पीछे लग के पहली बात गए। एक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया, दिखाया जा रहा है जिसमें बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आए और उनको खुद ट्रंप साहब जो हैं वो दरवाजे पे खड़े होकर रिसीव कर रहे हैं, लेकिन इनको रिसीव करने के लिए वो नहीं पहुंचे। ये एक दुखदाई है और हम लोगों को इस बारे में बात बिल्कुल करनी चाहिए, इस मन से भी करनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान आखिर क्यों होता है वहां अगर गए तो। दूसरी बात, आप जाते हैं बिना बुलाए हुए, बुलावा मंगाते हैं, आप इनविटेशन मंगाते हैं, जाते हैं, उसके बाद वहां जितनी चीज़ें होती हैं वो चाइना के लोग नहीं भेजे गए, लेकिन वेनेजुएला से लेकर तमाम दूसरे देशों के जो लोग भेजे जा रहे हैं उनके हाथों में हथकड़ियाँ नहीं हैं। तो ये सारे सवाल हैं और इन सवालों से क्या पर्दा डालने, इन पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? क्या इससे बचने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे थे या उनके लोगों ने जो विश्व गुरु का एक पूरा का पूरा हवा बना के रखा हुआ है उसके कारण ये सब कुछ है? क्या है पर्दे के पीछे, क्या है खबरों के पीछे की राजनीति? जरा उसको टटोलने की कोशिश करते हैं प्रशांत जी। जी देखिए राजीव जी, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप भी एक नेता है, एक राजनीतिक है वो भी। एक बात। दूसरी बात, मैं वहीं से पकड़ता हूं, जो शुरू करता हूं जो आपने बात कही कि ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने अपने पोर्च पे नहीं आए। ये फर्क क्या होता है, इस फर्क को समझना चाहिए। 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब वो स्टेट विजिट पे गए थे।
इस बार जो गए वो वर्किंग विजिट पे गए। अब जरा मैं स्टेट विजिट और वर्किंग विजिट का अंतर बता देता हूँ, तो समझ में आएगा कि इस विजिट को हम ध्यान से देख पाएंगे जो आप बता रहे हैं। स्टेट विजिट तब होती है जब मेजबान देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आपको आमंत्रित करता है एक दूसरे हेड ऑफ स्टेट को, तो उसके प्रोटोकॉल अलग होते हैं। उसमें द्विपक्षीय संबंध सुधारने की बात होती है। उसमें ऑफिशियल प्रोटोकॉल ये होता है कि एयरपोर्ट पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। वहां पे अमेरिका का मैं बता रहा हूँ राजीव जी आपको कि स्टेट डिनर होता है व्हाइट हाउस में, और स्टेट डिनर के पहले 21 तोपों की सलामी होती है जी। और तब राष्ट्रपति ट्रंप या कोई भी राष्ट्रपति उनको व्हाइट हाउस के गेट पर रिसीव करता है। ये फर्क है। वर्किंग विजिट क्या होती है? वर्किंग विजिट में जब आप जाते हैं तो पहली बात कि आप जो बीच में अधिकारी होते हैं विदेश मंत्रालयों के दोनों तरफ के, वो इस विजिट को अरेंज करते हैं और वो मुद्दों पे आधारित होती है, और वो स्टेट विजिट नहीं होती, उसमें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होता है, उसमें कोई स्टेट डिनर नहीं होता है। तो आपने गौर किया होगा कि इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो स्टेट डिनर नहीं था, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप उनको बाहर रिसीव करने नहीं आए और पुतिन को या दूसरे मेहमानों को रिसीव करने आए, क्योंकि वो जो दूसरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे दूसरे देशों के, वो अमेरिका की स्टेट विजिट पे थे। मोदी जी वर्किंग विजिट पे गए थे। वो इनविटेशन प्रोक्योर किया गया था, उसको मंगवाया गया था अधिकारियों के जरिए। तो एक तो ये बात हमारे दर्शकों को सबको समझना जरूरी है कि मोदी साहब स्टेट विजिट पे नहीं थे, ट्रंप ने स्टेट विजिट पे इनको नहीं बुलाया। दूसरी बात कि देखिए, जो बात मैं कह रहा कि ट्रंप भी जो है पॉलिटिशियन है। मैं ट्रंप के तमाम जब दूसरे टर्म में ट्रंप आए तो उनको मैं बहुत गौर से उनके बयानों को, उनके वीडियोस को देखता हूं। ट्रंप बहुत डिटेल्स में जाते हैं, वो एब्सेंट माइंडेड नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पे मत जाएं, कोई भी धोखा होता है। वो एब्सेंट माइंडेड बिल्कुल नहीं है, वो बहुत क्लियर हेडेड हैं। तो 2 बार अगर उन्होंने $21 मिलियन बोला है अलग अलग, एक बार इंटरव्यू में, एक बार मियामी में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है। अमेरिका अब भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, अब वो स्पिन कर रहा है, अब वो मोदी जी को एम्बैरस उसी तरह से कर रहा है जिस तरीके से उनके वहां रहते हुए हथकड़ी बेड़ी में भेजा गया। मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया कि जितना टैरिफ आप लगाओगे उतना हम भी लगाएंगे। कुछ बात है जो अभी सामने आएगी कुछ दिनों बाद या उसके बाद में, कि जो क्या पता कि मोदी साहब की पिछली जब 2023 की विजिट हुई थी उसमें कुछ बात हो गई थी। क्या बात है कि ट्रंप जो है वो इस तरीके का रवैया भारत के प्रति बहुत ही विंडिक्टिव रवैया रख रहा है। ये कुछ बात है जो कि अभी सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि मोदी साहब इस बार स्टेट विजिट पे नहीं थे, वर्किंग विजिट पे थे। और ट्रंप ने जो $21 मिलियन बोला है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। उनके जो जहां से ये डिटेल आया है एलन मस्क के डिपार्टमेंट से, एलन मस्क लगातार सोशल मीडिया पर रहते हैं, हर 5 मिनट में उनके ट्वीट आते हैं। ऐसा नहीं कि वो बेखबर हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, अभी तमाशा देख रहे हैं। और किस तरीके से इंडियन मीडिया में ये खबरें आ जाती हैं, इतनी डिटेल खबरें आ जाती हैं, और आप देखिएगा अगले 2-3 दिन में ये कैसे डेवलप होता है। तो पॉलिटिक्स अब जो है वो ट्रंप भी कर रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल, ट्रंप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ बात है जिससे ट्रंप नाराज नजर आते हैं, और उसका बदला तो नहीं चुका रहे हैं ट्रंप। आने वाला वक्त बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हम कर रहे हैं। अमेरिका से जो एड है
सहायता है उस सहायता को क्या भारत ने लिया है या भारत को वो सहायता दी गई है। $21 मिलियन की बात आई, पहले एलन मस्क ने इस बात को आगे बढ़ाया। एलन मस्क ने कहा कि $21 मिलियन इंडिया को दिया गया, और उसके बाद इसी बात को एक नहीं 2-3 बार रिपीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने आज जो खुलासा किया उसमें साफ साफ है कि ये $21 मिलियन इंडिया को दिया ही नहीं गया था। ये पैसे गए थे उधर बांग्लादेश को, उसमें भी पूरा पैसा नहीं गया है। 13.40 मिलियन या $60 मिलियन गए हैं। लेकिन ये इतनी छोटी रकम है, $21 मिलियन, लगभग 180 करोड़ रुपए। क्या 180 करोड़ रुपए में अगर आए भी और एनजीओ के जरिए, चलिए मान लिया 2 पल के लिए कि कांग्रेस पार्टी के पास आए, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस 180 करोड़ से बीजेपी के सांसदों विधायकों को खरीद सकती है? बीजेपी का कुछ बुरा कर सकती है क्या कांग्रेस पार्टी? जिस कांग्रेस पार्टी के फंड रोक दिए गए, जिस कांग्रेस पार्टी के ऊपर ईडी और सीबीआई की नजरें बिल्कुल टिकी हुई हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में अमेरिका से पैसे लेकर बीजेपी का बुरा कर पाएगी? ये सोचने वाली बात है सुनील शुक्ला जी। और अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर पैसे लेकर आप किसी का बुरा भला नहीं कर सकते, आपको हिंदुस्तान के नागरिकों का दिल जीतना होगा। आपको यहां के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसपेरेंट बनवाना होगा, जो आज की तारीख में नजर नहीं आता। और ये करवाने के लिए क्या मान लिया $21 मिलियन, इतना काफी है? एक बात। दूसरी बात, जब यहां पर यह खुलासा हो चुका है कि ये पैसे आए ही नहीं, तो ये स्टैंड रहता ही नहीं है। ये दलील, तर्क, बाकी तमाम चीजें किनारे। लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की बात जरा जरूर करना चाहता हूं। ऐसे में जो दावा है मायावती की तरफ से, सुधींद्र भदौरिया साहब का दावा कि एक नहीं बल्कि 2 बार बात की गई कि हम आना चाहते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में, लेकिन नहीं आई, नहीं बुलाया गया। और दूसरी तरफ कल मायावती जी कह रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे देखते हैं आप इस राजनीति को? सुनील जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन अनिल जी आप बताइए प्लीज। जो चल रहा है इसमें सिर्फ मैं जोड़ना चाहूंगा जरा, प्रशांत जी ने जो कहा कि बात क्या है कि 11 साल में आप की डिप्लोमेसी एकदम खत्म हो गई है, आप कोई रोल अदा नहीं कर सकते। ट्रंप जो है एक नए एजेंडा के साथ आए हैं, और वो नया एजेंडा ये है कि जो अमेरिका ग्रेट अगेन के बारे में बात है, उसमें नया वर्ल्ड ऑर्डर भी ला रहे हैं। उसमें वो यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का रूस का साथ देने के लिए तैयार है कि जो भी है सेटलमेंट करो, अब बंद करो। और यूरोप पूरा उनके खिलाफ खड़ा है। उसके बाद ब्रिक्स जो अरेंजमेंट्स, जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स हो रहे थे इकोनॉमी के क्षेत्र में, कि भाई जो है सो कोई हेजीमोनी, मतलब कि डोमिनेंस जो है कोई एक कंट्री का, जैसे अमेरिका है या कोई कंट्री, उसको दब, या ये इवन यूरोपियन यूनियन वो जो है या चाइना करे, इसके बदले कई तरह के मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स हो ताकि इकोनॉमी किसी के दबाव में न रहे। उसके भी खिलाफ है। वो एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें सोल अमेरिका जो है लीडरशिप लेगा और बाकी कोई नहीं। तो ये डोमेस्टिक लेवल पे भी उनको करना है और बाहर के लेवल पे भी उसको कंट्रोल करना है। इसमें इंडिया कहीं स्टैंड नहीं करता, क्योंकि आपने 10 साल में ऐसा किया है कि ना आपका कोई फ्रेंड है, बांग्लादेश आपके खिलाफ ही है, पाकिस्तान खिलाफ है, म्यांमार से कोई आपका मतलब नहीं है, नेपाल भी खिलाफ होने जा रहा है, मालदीव का भी आपने जैसा रिलेशनशिप देखते रहे लगातार आप देख चुके हैं। चाइना आपके दरवाजे पर, मतलब आपके यहाँ घुस कर बैठा हुआ है, ये सब पता है, बोला भी उसने, ट्रंप ने। तो अब है क्या, एक अमेरिका के पिछलगू की तरह आपको बनना है, उसमें भी वो झटका दे करके करना है। ये नहीं है क्या कि कोई आपकी खुशामद करेगा। आपने इतनी जल्दी क्यों दिखाई कि अमेरिका से जाने के लिए? अभी वो इतने दुनिया के देश है, कोई इतनी जल्दबाजी कहाँ किया? और अमेरिका जो जिसको इनवाइट किया था चाइना को, वो भी अपना वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, इनको नहीं भेजा, क्या कहते हैं, वो नहीं गए खुद।
तो अपनी इज्जत खुद इतनी जल्दी क्यों, और इस तरह का जो समझौता, आप वो डिटेल्स तो देखिए, सब चीज खरीद के ले आऊंगा। मतलब हम ये भी नहीं देखेंगे, हमारे यहाँ एक नियम है डिफेंस प्रोक्योरमेंट का कि किस तरह से खरीदना है, लेकिन आप F-35 खरीद के ले आएंगे, ये बोल रहे हैं आप उसके साथ। अच्छा, ऐसा है कि अमेरिका को आपने बोल दिया है कि हम खरीदेंगे और नहीं खरीद पाएंगे, खरीदेंगे, ऐसा हो सकता है? तो ये जो है, और किससे ये, किस तरह से ये डील कब और कैसे हुआ, कोई कुछ नहीं। मतलब और जो जिस तरह से किसी ने कहा, एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जो इंपोर्ट्स का जो बैलेंस करने के बारे में, जो इंपोर्ट्स के लिए हम तैयार हो गए हैं, उससे पूरी इकोनॉमी यहाँ की जो ये की इकोनॉमी है, क्या कहते हैं, बाजार यहाँ का जो ये का उपभोक्ता का बाजार है लोगों का, वो सारी कंपनियों को बहुत नुकसान आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंज्यूमर चीजें जो है, और ये मतलब खाने की चीजें, ये सब भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है, आपने ये सब क्यों किया? इसका मतलब ये है कि बहुत बहुत छोटे उद्देश्य से, जैसे ये इसमें भी आपको जिस तरह से IT सेल एक्टिव हो गया, अरे ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना छोटा पैसा है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि भारत के ये को क्या कहते हैं, चुनाव को प्रभावित करने के लिए अमेरिका दखल दे रहा है। इस पर पहले भी चर्चा हुई, जिसको इन्होंने डिनाई किया था, और वो जिसका ये पहले भी हुआ था कि जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें भी ऐसा ही गोल मटोल किया। इतना बड़ा इशू है देश के ये को सवाल को, और आपका इतनी एजेंसीज हैं, ये इतना नकारापन किया आप उसके बारे में, वो अमित मालवीय, और इसको आप दे दिया है आपने। इस पर सीरियसली गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था कि क्या है सच्चाई, और हमारे पास क्या ये है, और सबको डिटेल्स मालूम रहता है। वो कहा बहुत ही बढ़िया, धनंजय का तो मैं पहले से भी बहुत फैन हूँ, और अभी भी बहुत फैन हूँ। इतनी बेबाकी से वो बातें करते हैं कि उसका हमको एकदम ये है, तो वो मुरीद है हम उसके। तो वो जो है वो सही कहा कि भाई, एक जो है, हम छोटा सा कोई गूगल पैसा देता है, वो भी दिन भर खटने के बाद, वो भी कितना वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोगों को कितना कम पैसा देता है, और उसका कमाता कितना ज्यादा है, और उस पैसे का हिसाब कितना बार देना पड़ता है। और तुमको इतना जो US एड, जिसके बकायदा इंडिया ऑफिस है, जिसका क्या कहते हैं सब चीज अमेरिकी कांग्रेस जिसका ये करती है, क्या कहते हैं ऑडिट करती है, सब चीज उनको हिसाब देना होता है अमेरिकन एजेंसीज को। ये सारा कुछ के बाद 2 मिनट का खेल है कि आप क्या कहते हैं अमेरिकी जो गवर्नमेंट है या एम्बेसी से सिर्फ कि भाई हिंदुस्तान में कहाँ पैसा दिया आपने। ये मतलब सुबह अगर देगा, अगर भारत US एम्बेसी को या US फॉरेन डिपार्टमेंट को कि भाई हमको जरा चाहिए कि US एड ने हिंदुस्तान में कहाँ किसको पैसा, ये छाप रहा है। और ये बात आपको ये नहीं है कि एलन मस्क के कहने के बाद हुआ है, एलन मस्क के पहले से ये स्टोरी चल रही है। ये वो एक जो अमेरिकन डिप्लोमेट, कोई फॉर्मर डिप्लोमेट है, उसके हवाले से ये स्टोरी 10 दिन से चल रही है कि 2019 में तो कब में चुनाव के लिए को प्रभावित करने के लिए US एड ने फंडिंग की है। और उसने, उस डिप्लोमेट ने, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, उसने दावा किया कि हम जो है ये है, क्या कहते हैं, हमारे पास सबूत है। और उसके बाद उस पर बड़ी स्टोरी छापी ऑर्गेनाइजर ने, जिसमें पूरी लिस्ट दी हुई है लोगों के नाम के साथ कि इन लोगों को पैसा मिला। अरे तो कहा पैसा मिला तो गवर्नमेंट जो है FCRA और ये सारे हैं डॉक्यूमेंट्स, होम मिनिस्ट्री, 1 मिनट का काम है, एक एक पाई। और अगर नहीं, अगर वो पैसा ऐसे ही US एड मतलब हवाला से भेज रहा था तो और सीरियस मैटर है। एक जो अमेरिकन एजेंसी जो रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड की एजेंसी है, मतलब 60 मतलब कई 84 कंट्रीज है शायद जहां उसके प्रोग्राम्स चलते हैं, वहां जो है वो क्या कहते हैं, उसका आपको मालूम नहीं चला कि वो कैसे पैसा भेज दिया। अभी देखा आपने, डिटेल आपने देखा, इंडियन एक्सप्रेस ने जो बांग्लादेश का छापा है, एक एक डिटेल आ गया है कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का पास जो पैसा भेजा, छोटे छोटे 2 करोड़ 1 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर उससे बात भी कर ली। वो जो यूथ प्रोजेक्ट चलाने वाला किसी ढाका यूनिवर्सिटी का है बंदा, उससे भी बात कर ली। तो ये कोई ये है, आपने जान करके इसको प्रोपेगेंडा बनने दिया। मेरा मानना है कि ये इसलिए होने दिया क्योंकि अमेरिका में जो पूरी यात्रा उनकी फ्लॉप हो गई, और अमेरिका जिस तरह से आपका बंदर नाच नचा रहा है, उसकी वजह से
उससे ध्यान भटकाने का भी एक मुद्दा था, ताकि ये है, क्योंकि आप एलन मस्क के बच्चा सोचिए, आपको विजुअल आपने दिखाया ही होगा, वो बच्चा खेल रहा है सामने में, और वो जो है प्रधानमंत्री जैसे हमारे यहाँ जाते हैं कि कैसे हो टाइप का वो जो आता है हम लोग का गेस्ट जो है, उस टाइप से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों के साथ बैठा हुआ है, और उसमें ये क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और वो आदमी जो है सो उसके दो बच्चे खेल रहे हैं। ये विजुअल आपको लग रहा है कि हमको लग रहा है क्या कि पूरे भारतीय इतिहास में ये विजुअल याद रखने लायक है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कितना ये था, कमजोर और दयनीय था, जो कि और एक और दूसरा विवेक क्या नाम है उस शख्स का जो वहाँ है, वो उसके यहाँ भी इसी तरह का वो पैर टांग जो चढ़ा के बैठा हुआ है। तो ये हमको लग रहा है क्या कि ये जो उनकी भद पिटी है वहाँ, उससे ध्यान भटकाने का भी मामला था, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है जिस पर हमको तो पूरे देश को इकट्ठा होकर के पूछना चाहिए था अमेरिका के कि ये कैसे तो आपकी हिम्मत हुई कि हमारे यहाँ आपने ऐसे पैसे दिए। तो मुझको लग रहा है क्या कि ये जो है ये बादमाला दबने वाला नहीं है। 2-3 चीज सही कहा कि 2-3 दिन 4 दिन में नए नए बात आएंगे। ये भी आसान नहीं है कि वो भी सही कह रहे हैं, ट्रम्प कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो इस तरह की गलती नहीं कर सकता कि बांग्लादेश को जो पैसा गया है वो हिंदुस्तान के बारे में कहा, वो ये इस तरह की गलती कैसे, और वो भी एक नहीं 2 बार कहा है, अब पूरा एम्फेटिकली कहा और कहा उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में भी बोला है। तो ये कोई आसान बात नहीं है, कुछ समथिंग बहुत ही सीरियस है जो भारत के खिलाफ चल रहा है, और ये सबके लिए चिंता का विषय है। भले ये गटर मीडिया जो कहा धनंजय ने उसके लिए, और जो IT सेल के जो क्या कहते हैं ये है मतलब आतंकी, उनके लिए कुछ ना हो, लेकिन बाकी के लिए जरूर है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। धनंजय जी आऊँगा क्लोजिंग पे, और आपसे समझना चाहता हूँ कि इसका हिंदुस्तान की सियासत पर असर पड़ते हुए देखते हैं क्या? अमेरिका भारत संबंध, अमेरिका भी उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के संबंध, और इस बार डोनाल्ड ट्रंप कुछ बदले से नजर आते हैं। देखिए मुझे तो डर लगता है, और लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो पाकिस्तान वाली स्थिति में तो हमको अमेरिका नहीं लाना चाहता है। इससे पाकिस्तान का इस्तेमाल किया रसिया के खिलाफ या अफगानिस्तान को खत्म करने के लिए, वैसे ही कहीं भारत का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है और देशों के लिए। एक तो ये मुझे लग रहा है। दूसरा एक ये लग रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ मिक्स अभियान है, उसमें ट्रंप भी शामिल है, उसमें बाकी लोग भी शामिल है। इजराइल और मोदी जी जिस तरह से साथ खड़े हुए इजराइल के, वो सब भी बहुत कुछ दिख रहा है। मुझे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ के संदर्भ में बोलनी है वो ये कि देखिए ये प्रोपेगेंडा वाला संगठन है पूरा का पूरा, और झूठ बोल करके या आधा सच बोल करके आप संसद में इनके बयान देखिए, मीडिया में बयान देखिए, कहीं प्रवचन देने गए हैं वहां बयान देखिए, साधु संतों के बयान देखिए, पूरा एक जो है गैंग है, बड़ा गैंग है। इतिहासकारों का गैंग खड़ा हो गया है, पत्रकारों का गैंग खड़ा हो गया है, लेखकों का गैंग खड़ा हो गया है, देशभक्तों का गैंग खड़ा हो गया है, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का गैंग खड़ा हो गया है, और वो गैंग मिलकर के एक बड़ी सुनियोजित साजिश रच रहा है। और उस सुनियोजित साजिश में सबसे बड़ा है, उनको लग रहा है कि जब तक कांग्रेस को यानी राहुल गांधी को जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक अजय दुर्ग नहीं बना सकते। और इनका एजेंडा कंप्लीट। अब राहुल गांधी चूंकि आ गए हैं सामाजिक न्याय के एजेंडे पर। सामाजिक न्याय का एजेंडा बहुत परेशान कर रहा है बीजेपी आरएसएस को, कि सामाजिक न्याय का एजेंडा अगर खड़ा हो गया तो हिंदू राष्ट्र के एजेंडे का क्या होगा, फिर जो सपना है हिंदू राष्ट्र का उसका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे लग रहा है कि आरएसएस, बीजेपी और उसका तमाम गैंग एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिस लड़ाई में भारत की प्रतिष्ठा जाए तो जाए, लेकिन हमको जीतना है। वो है ना कहावत, मियाँ जी गिरे तो क्या हुआ, टांग तो ऊपर है। तो टांग ऊपर वाली ये जो इनकी रणनीति है। और आप इतिहास में अगर जाइए तो अंग्रेजों के समर्थन में क्यों खड़े थे ये मुगलों को, जिन मुगलों ने इस देश के निर्माण में योगदान किया, मुगल लूट करके भाग नहीं रहे थे, उन लोगों ने योगदान किया, उसको खत्म करते हैं, उसको निपटाते हैं और अंग्रेजों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं।
क्यों खड़े हो जाते? और आज जो संवैधानिक संस्थाओं का जो हाल किया हुआ है, देश के तमाम फ्रंट पे जो स्थिति क्रिएट कर दी है, ये फ्री वाला धंधा किसने क्रिएट किया? ये जो बोल रहे हैं कि 5 किलो अनाज फ्री, फलाना फ्री, ढिमाका फ्री, ये दोनों केजरीवाल को भी उसमें ऐड कीजिए। ये फ्री का जो बिजनेस है वो शुरू कब हुआ? ये अन्ना आंदोलन के बाद शुरू हुआ है। और उसके पहले राहत वाली चीज समझिए, अस्पताल में इलाज कराने जाता था कोई सरकारी अस्पताल में, तो 10 रुपए या 5 रुपए का टोकन एक रसीद कटाना पड़ता था। उसके बाद आप इलाज कराइए और आपके तमाम इलाज जो है, ये जांच वो जांच सब फ्री होगा या जो भी होगा। फिर जो है राशन भी लेने जाते थे तो 2, 4, 5, 10 रुपए हिसाब से उस सब से देना पड़ता था, आपको एक रकम देनी पड़ती थी, टोकन मनी होती थी, ताकि आपके भीतर वो एक स्वाभिमान का भाव रहे, आप पे नागरिक बोध हो कि सरकार ने ये व्यवस्था इसलिए की है कि हम गरीब हैं। लेकिन जो ये फ्री वाला भाव है वो किस लिए? फ्री वाला भाव इसलिए है कि वो दान से जुड़ता है। आप देखिए तमाम धर्मों में दान का बड़ा महत्व है, और बड़ा दान, ये जन भावना जो है, दान वाली भावना जो है, जो धार्मिक भावना है, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, तमाम लोग में खैरात बांटने की जो परंपरा है वो बेसिकली संविधान विरोधी परंपरा है। संविधान कहता है सबका बराबर अधिकार है, ये कहते हैं बराबर अधिकार नहीं है। दान, बड़े आदमी तुमको दान देंगे। और गांधी की एक लाइन से मैं खत्म करूंगा, गांधी की वो लाइन बड़ी अच्छी है जिसको हमेशा याद किया जाना चाहिए कि आपकी जरूरत से ज्यादा अगर आपके पास है तो दूसरे का हड़पा हुआ है, दूसरे का लूटा हुआ है। अब इस लाइन पे, हालांकि गांधी को वर्णवादी माना जाता है, गांधी धर्म के समर्थक भी थे, लेकिन इस लाइन से आप समझिए कि संविधान के कितने बड़े समर्थक हैं वो। संविधान समता की बात करता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, तो वो लाइन कहां जाती है? दान जो है ये देश विरोधी शब्द है, और दान जो है मानवता विरोधी शब्द है, और ये उसी को लाना चाहते हैं फ्रंट पे। तो ये बड़ी दुखद बात है। अब इससे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी ये मुझे नहीं पता, आम आदमी लड़े या राहुल गांधी लड़े या पता नहीं कौन लड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? बिल्कुल राजीव जी, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और खास तौर से ये जी इस समय जो इसको एड को लेकर बातचीत चल रही है, इसको लेकर भी काफी ज्यादा बातचीत हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसमें बेनकाब होती हुई नजर आती है, और एक तरीके से कहा जाए कि जो विपक्ष को फांसने की या कांग्रेस को फांसने की उसकी रणनीति थी, उसकी बजाय मोदी सरकार जो है वही इसमें फंसी हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि सवाल सब मोदी सरकार पर उठ रहे हैं कि अगर मान लीजिए पैसा आया, आपके प्रधानमंत्री रहती हुआ आया, तो सवाल उठता है, और अगर उससे पहले आया तो इसका मतलब उसका इस्तेमाल आपने किया। जो कांग्रेस ने सवाल उठाया, पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि भाई अगर 2014 से पहले पैसा आया तो आपने फिर इसका इस्तेमाल किया अन्ना आंदोलन में, आप उसमें शरीक थे। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की रसोई खाना जाता था, ऐसी खबरें आई थी, राम माधव अन्ना के आंदोलन के मंच पर मौजूद थे, तो पैसा जो आया इसका मतलब आपने उसका इस्तेमाल किया। तो राजीव जी, कुल मिलाकर ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी में पता नहीं ये कौन तैयार करता है रणनीतियां। अब जैसे वो बता रहे हैं पवन खेड़ा, हिरेन जोशी का नाम लेने, हमें नहीं मालूम, पवन खेड़ा को मालूम होगा, हिरेन जोशी तैयार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई अफसर राजीव जी इतनी कच्ची रणनीति तैयार नहीं करेगा। ये भाजपा में ही कोई चंगू मंगू होगा जो इस तरीके की रणनीति तैयार करता है कि उसमें बीजेपी खुद फंस जाए। तो हिरेन जोशी जैसा व्यक्ति जो इतनी कमजोर रणनीति तैयार करे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। कोई होगा कमजोर व्यक्ति भाजपा में जो इस तरीके से रणनीति तैयार कर रहा है, तो जिसमें खुद मोदी जी फंस जाए। मतलब आप ऐसे सवाल उठाते हैं कि वो सवाल जो है तो मालूम पड़ता है कि आधे घंटे बाद उसमें मोदी जी फंस जाते हैं, पूरी सरकार फंस जाती है, पूरी भारतीय जनता पार्टी फंस जाती है, और यहाँ तक कि उनका जो पितृ संगठन है आरएसएस वो फंस जाता है। और यहाँ तक बातें आ जाती हैं कि जो कांग्रेस के नेताओं की किस तरीके से जान लेने के लिए जो है वो विदेशी ताकतें पैसा खर्च कर रही थी, और ये बहुत सारी बातें आ जाती हैं, उसमें गिरती चली जाती हैं। तो कुल मिला के राजीव जी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बिना सोचे समझे कि साहब एक विदेश का नाम लेके और ट्रंप ने कुछ बोल दिया, इसको लेके 2 दिन यहाँ हेडलाइंस बन जाएंगी और हम जो है वो टीवी डिबेट्स में जो है गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे कि कांग्रेस देशद्रोही है, देखिए पैसा लेती है विदेश से, इससे काम चल जाएगा। लेकिन इसके आगे की उन्होंने नहीं सोचा कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, किस तरीके से चीजें निकल कर आएंगी। भाई आप ये समझना चाहिए कि चलिए यहाँ का मीडिया भी, अगर बात की जाए राजनीति, चलिए यहाँ की मीडिया पे आपका अंकुश हो सकता है, लेकिन विदेशी मीडिया पे अंकुश नहीं होगा ना। वहां तो चीजें आ जाएंगी खुलकर सामने। अब मोदी जी गए तो उनके साथ क्या क्या हुआ वहां के मीडिया में तो आ रहा है सवाल, वहां पूछ भी लिया गया अडानी को लेकर सवाल, वहां की मीडिया ने पूछ लिया, यहाँ तो नहीं पूछा गया 11 साल में अडानी को लेकर कोई सवाल।
वहां पूछ लिया गया। तो यानी अब वैश्विक दुनिया में आप ये सोचें कि साहब आप पूरी दुनिया को आप कंट्रोल कर लेंगे, तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कर सकता, तो मोदी जी बेचारे क्या करेंगे। तो ये बीजेपी को सोचना चाहिए अपनी रणनीति तैयार करते समय, जो भी मुद्दे लेकर आए। ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं आते हैं और मुद्दे लेकर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल लेकर आइए, विपक्ष के खिलाफ लेकर आइए, राजनीतिक लड़ाई है उसको लड़िए, अच्छे तरीके से लड़िए, विपक्ष पे आरोप लगाइए, लेकिन जो भी चीजें आप लेकर आए तो पूरी तैयारी के साथ लेकर आइए, ताकि आप दूसरे को घेर सकें। ऐसा ना हो कि जिसको आप घेरने चलते हैं वो आपको उल्टा घेर लेते। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी उल्टी जो है गिरती हुई नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ इंडिया और अमेरिका का रिलेशन जो है, इनके बीच इंडिया और भारत और अमेरिका का जो संबंध है, क्या वो संबंध इस इंसिडेंस के बाद क्या खराब होगा, ये भी एक छोटा सा कमेंट, क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा। प्रशांत जी, जरा आपसे समझना चाहता हूँ, समय ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी आपसे थोड़ा सा, कि क्या लग रहा है कि यहाँ पर अब जबकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सपोज किया है, कल को और भी कुछ अखबार, कुछ मीडिया हाउसेस अगर और काम करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। लेकिन ओवरऑल एक जो रिलेशन है, ट्रंप को लेकर जो बातें हो रही थी हमारे देश में, ट्रंप जीत जाए इसके लिए कई लोग हवन कीर्तन कर रहे थे, आप याद कीजिए, और अब क्या स्थिति है? अब देखिए, एक कहावत है ना कि जंगल में तो जो करेगा वो शेर ही करेगा। तो अमेरिका से मोदी जी क्या वो लेंगे कि वो चाहे हथकड़ी बना के भेजे, चाहे बेड़ी बना के भेजे। अडानी साहब का मुकदमा वहाँ चल रहा है, तो ये सब बातें। लेकिन जो देखिए, एक अमेरिकन वेबसाइट है, अमेरिकन सरकार की वेबसाइट है, foreignassistance.gov, उसमें हर कंट्री का प्रोफाइल है, भारत का भी प्रोफाइल है। वो पैसे तो अभी भी आते हैं, मोदी सरकार में भी आए। जितना भारत को पैसा मिला है उसमें 44% मोदी सरकार के समय मिला है। तो और उस वेबसाइट में जाकर मैं बता देता हूँ, दर्शक भी हमारे देख सकते हैं जाके, foreignassistance.gov, इसमें जाए, इंडिया उसको सर्च कर लें। उसमें जितने भी यूएस सरकार के फंड हैं, उसमें से यूएस एड आप ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप यूएस एड आप सर्च कर लें। उसमें जितने पैसे आए हैं भारत में, किस किस एनजीओ को आए हैं, किस किस प्रोग्राम के तहत आए, पूरा लेखा जोखा है जी। और उसी वेबसाइट के जरिए इंडियन एक्सप्रेस में आज ये खबर आई है, कल सुबह तक और भी अखबारों में आ जाएगी, और भी मीडिया में आ जाएगी। तो ये बिना मतलब इसमें इतना आगे बढ़ गए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो, मैं नहीं मानता कि वो ट्रंप का स्लिप ऑफ टंग था। वो एक अलग तरीके का टेंजेंट है, एक अलग तरीके का स्पिन है, जो अगले कुछ दिनों में सामने आएगा। लेकिन इसमें सरकार का बहुत एम्बैरेसमेंट होने जा रहा है, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड वेबसाइट है जिसमें सब पैसे की जानकारी है, और वो सब पैसे का एक एक मद वहाँ पे है कि कोविड के लिए कितना आया, बाकी के लिए कितना आया, वैक्सीनेशन के लिए कितना आया, तो किस किस यूनिवर्सिटीज में आया, किस किस प्रोग्राम में आया, वो सब कुछ उसमें दिख जाएगा। तो अभी अगले आने वाले कुछ दिनों में उसमें से बहुत सारे चीजें सामने आएंगी कि मोदी सरकार के वक्त कितना कितना पैसा आया। बिल्कुल बिल्कुल, आप दूसरी बात, बाकी साथी कह रहे हैं वो मैं जानता हूँ, वो बिल्कुल सही बात है। कोई भी एडिंग एजेंसी आपको अगर 1 लाख रुपए भी देती है किसी एक प्रोजेक्ट में, वो हर महीने आपसे स्टेटस रिपोर्ट मांगती है, कहाँ पैसे खर्च किए, कितना दिया, बिल जमा करो, सीए का ऑडिट लेकर आओ। ये कोई वैसा दान नहीं है कि डब्बे में डाल दिया और आप भूल गए। फंडिंग एजेंसी अगर किसी को कंट्रीब्यूशन देती है किसी प्रोजेक्ट में, उसका पूरा माइलस्टोन्स, ऑब्जेक्टिव्स कितना मीट हो रहा है, स्टेटस रिपोर्ट सब कुछ मांगती है। बीच बीच में वो इंटरफियर भी करते हैं कि यहाँ पैसे क्यों खर्च कर दिया, यहाँ क्यों नहीं खर्च किया। तो
ये अगले कुछ दिनों में ये झूठ तो सामने आ ही गया है, लेकिन आप देखिएगा कि ये इसमें इतने सच सामने आएंगे कि सरकार के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट होगा। और आज विदेश मंत्रालय ने बहुत जल्दबाजी में ये बयान दे दिया बिना उसका ढंग से अध्ययन किए हुए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि इतने सीनियर लेवल पे, इस लेवल पे अगर ऐसी चूक हो रही है तो बड़ी अजीब बात है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ऐसी चूक अगर कर रहा है हमारा विदेश मंत्रालय तो ये एक अजीब बात ज़रूर है। और साथ साथ ये है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इस मसले पे $21 मिलियन क्या हिंदुस्तान को आया है और इसका खुलासा, इसके अलावा कितने पैसे आए, किस एनजीओ को आए और उससे किसको बेनिफिट हुआ, ये सारी बातें सामने आएंगी। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके ज़रिए कहीं ना कहीं बाहर के देशों से जॉर्ज सोरोस के नाम पर आप देखिए यहाँ राजनीति चलती रही है और कहा जाता रहा है कि सोरोस जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पैसा मुहैया करवाते रहे हैं। लेकिन कितनी सच्चाई है ये सब कुछ आपके सामने रखना ज़रूरी है क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपके ऊपर इतनी सारी चीज़ें उड़ेल कर रख दी हैं कि आप बिल्कुल ही सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये तय मानिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, सांस लीजिए खुली हवा में और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी तो सब राजनीति कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अनिल जी आपका